अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद रमीज़। आज मैं आपके साथ MD-CAT 2019 बायोलॉजी के पेपर का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। पिछले पार्ट में हमने पहले 40 MCQs को सॉल्व किया था। इस पार्ट में हम नेक्स्ट 40 MCQs को सॉल्व करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं UHS के मज़ीद जो पास पेपर हैं उनमें डिफरेंट बुक्स के जो पेपर्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। इसलिए इनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन MD-CAT के बारे में और प्रैक्टिस जो सेशन है जल्द से जल्द आप देख सकें। 41 MCQs की तरफ बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ टू। अच्छा जी, जो कैल्शियम आयन होता है वो ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, उसे मूव करवाता है। ट्रोपोनिन के आपको पता है 3 चेन्स होती हैं जिनमें से एक के साथ कैल्शियम आयन बाइंड करता है, जबकि एक के साथ ट्रोपोमायोसिन बाइंड करता है और एक के साथ एक के साथ एक्टिन बाइंड करता है। उसके बाद जी 42 MCQs की बात करें। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के मुताबिक मोर ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस देन सपोर्टेड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनके दरमियान फिर कंपटीशन होता है और जो ज़्यादा अडेप्ट होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन में। उसके बाद 43 अ पर्सन वाज मैरिड टू हिज कज़न एंड बोथ आर हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। अमंग देयर 4 किड्स what will be the proportion of affected homozygotes। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हेट्रोजाइगोट जब दोनों का क्रॉस होगा तो उनमें एक डोमिनेंट होगा, 2 हेट्रोजाइगस होंगे और एक रिसेसिव केस होगा। तो 25% चांसेस होंगे अफेक्टेड होमोजाइगोट के। उसके बाद द मेजर फंक्शन ऑफ बेजोफिल्स। बेजोफिल्स जो वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है, ग्रैन्युलोसाइट्स, उसके 3 फर्दर टाइप्स हैं। उनमें एक बेजोफिल्स है, साइनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेजोफिल। बेजोफिल का काम क्या होता है? बेजोफिल जो हेपरिन रिलीज होता है उसको ये रिलीज करवाती है। ये हेपरिन का काम क्या होता है? हेपरिन ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंशन का काम करती है। उसके बाद 45 MCQs की अगर बात करें, विच इंजाइम इज एडमिनिस्ट्रेड टू द पेशेंट ऑफ सेवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। तो एडिनोसिन डी अमाइनेज ADA इंजाइम वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उन पेशेंट को जो SCID के पेशेंट हों। उसके बाद ये डायग्राम दी हुई है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन में इसमें पूछा गया है कि पार्ट C का नाम क्या है। तो डिस्टल ट्यूब्यूल पार्ट C है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पार्ट A की बात करें तो वो बोमन्स कैप्सूल है। पार्ट B की बात करें तो वो लोप ऑफ हैनले का डिसेंडिंग पार्ट है। जबकि पार्ट D की बात करें तो वो कलेक्टिंग डक है। जबकि पार्ट C जो है, जो पूछा गया है, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ऑप्शन C। उसके बाद अगर 47 MCQs की बात करें, इनसाइड ओवरी द प्राइमरी oocyte डिवाइड थ्रू फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन फॉर्मिंग 2 हैप्लॉइड सेल, सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी। तो जैसा कि आप जानते हैं प्राइमरी oocyte जब डिवाइड करता है माइटोटिक डिवीजन से 2 हैप्लॉइड सेल बनाता है, जिनमें एक तो सेकेंडरी oocyte होता है जबकि दूसरी पोलर बॉडी होती है। सेकेंडरी oocyte से फर्दर oocyte बनता है, एग बनता है सॉरी, और पोलर बॉडी डिवाइड करके फर्दर पोलर बॉडीज में कन्वर्ट होती है। उसके बाद ट्रांसजेनिक माइस हैव बीन यूज टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन। तो माइस को हम यूज़ करते हैं ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। इन प्लांट्स विच शुगर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक थ्रू सीव ट्यूब। ये चैप्टर नंबर 14 से MCQs है। सुक्रोज जो होती है वो ट्रांसपोर्टेड होती है सोर्स से सिंक की तरफ। जो सुक्रोज शुगर है वो सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ओवुलेशन फॉर फॉलिकल इन ओविडक्ट। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जिसे हम कहते हैं वो ओवुलेशन करवाता है। उसके बाद 51 MCQs की बात करें तो विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो ATP है वो न्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल है। जो गवानीन है, एडिनोसिन है, ये गवानीन और एडिनोसिन ये तो न्यूक्लियोसाइड की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जो ATP है वो
गवानिन और एडिनोसिन नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जबकि जो NAD है वो न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल है, लेकिन इसमें जो ATP है वो न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद 52 MCQs की अगर बात करें तो 4 plants are present in different environmental condition. Plant A is present in warm climate with continuous rainfall. Plant B is present in a cool forest. Plant C is present in a warm climate with little breeze, while plant D is present in a warm climate with high wind speed. Which one of the following above plant will have highest rate of transpiration? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर नंबर 26 से MCQs आया, 25, 26 से। अब इसमें अगर देखें तो उसने क्या, किस में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी? ट्रांसपायरेशन अगर देखें तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है, और विंड जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ भी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है। तो प्लांट डी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें विंड भी ज़्यादा है और क्लाइमेट जो है वो भी वार्म है, तो प्लांट डी में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, स्पीड। उसके बाद 53 MCQs, कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर। तो जी कैप्सोमेयर प्रोटीन सब यूनिट्स हैं। जो कैप्सिड है वो तो वैसे भी प्रोटीन का ही बना होता है, जबकि उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। उसके बाद 54 MCQs की बात करें तो इफ स्टिमुलेशन इज अबव डैश इम्पल्स ट्रेवल टू द ब्रेन अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन। अगर थ्रेश होल्ड से ज़्यादा स्टिमुलस होगा तब ही ये जो एक्शन पोटेंशियल है जनरेट होगा, तब ही इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन के अलोंग मूव करेगी। अगर थ्रेश होल्ड से कम स्टिमुलस तो फिर ऐसा नहीं होगा। उसके बाद द कोवलेंट बैंड और ब्रिज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है मोनोसेक्राइड्स के दरमियान। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्टैंड्स और फाइबर। अच्छा, फाइब्रस प्रोटीन में फाइबर्स भी हो सकती हैं और लॉन्ग स्टैंड भी हो सकते हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में वो एक एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं 3 डिमेंशनल, लेकिन इसमें लॉन्ग स्टैंड भी हो सकते हैं और फाइब्रल्स भी हो सकती हैं। 57 टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टेक्सा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट हेरिडिटी ऑफ वेरियस टेक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी के बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, अगर उसके बाद बात करें तो किंगडम आता है, लेकिन वो किंगडम नहीं दिया तो अरेंजमेंट ए ही सही है। 58 MCQs द प्लाज्मिड PBR 322 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दोनों के लिए इसके पास रेजिस्टेंस है PBR 322। उसके बाद अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कंटेन सेमिल्यूनर वॉल्व, जो वेन्स होती हैं उनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। उसके बाद अगर बात करें द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इज यूरिया, ह्यूमंस में यूरिया है, ह्यूमंस यूरिया सिक्रीट करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा to cell of cortex, endodermis, pericycle and then to sap in the xylem cell. This is also known as, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद 62 MCQs इफ 12 micrometer size object is observed under light microscope using 5x eyepiece and 10x objective, its magnified image will be। तो जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने कहा कि 15 माइक्रोमीटर के साइज़ का ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जर्व किया गया लाइट माइक्रोस्कोप, उसका जो आई पीस है वो 5x है और 10x का ऑब्जेक्टिव है। तो अब उसने कहा है कि इसको हमने ऑब्जर्व करना है। तो अब सबसे पहले ये कैलकुलेटिव है, इसमें 5 को 10 से देंगे, जो रेजोल्यूशन पावर आएगी वो 50x होगी। अब 50x को हम 50 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइज़ हमें ऑब्टेन होगा वो 750 माइक्रोमीटर होगा। उसके बाद 63 MCQs अ पर्सन गोट एन इन्फेक्शन, ही बिकम इल बट देन ही सर्वाइव्ड, व्हाट डू यू थिंक विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी ही वुड हैव डेवलप्ड। अच्छा, इसमें नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी होगी, और इसमें
एंटीजेंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, जो बाद एंटीजेंस की वजह से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, जो एंटीबॉडीज़ बाद में उसको परमानेंटली इम्यून रखेंगी, उसको परमानेंटली इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। तो ये नेचुरली इंड्यूस हुई है डिजीज़ हुई है, हमने कोई वैक्सीन वगैरह यूज़ नहीं की, तो ये नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल है। उसके बाद 64 एमसीक्यूज की अगर बात करें, द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस इन न्यूक्लियोटाइड आर ऑफ टू टाइप, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। द प्यूरिन बेसिस आर एडेनिन एंड गवानिन, जो हैं वो प्यूरिन्स हैं, जबकि पायरिमिडीन की बात करें तो उनमें थायामीन आ जाती है, यूरासिल आ सकती है, साइटोसिन आ सकती है। उसके बाद द प्रोसेस in which complementary copy of code from a gene is produced by RNA polymerase in the nucleus। तो ट्रांसक्रिप्शन है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर RNA पोलीमरेज की मदद से एक जीन से एक RNA का मालिक्यूल बनता है DNA से। उसके बाद among following which cellular organelle contain सर्कुलर DNA सिमिलर टू दोज फाउंड इन बैक्टीरिया। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें जो सर्कुलर DNA होता है वो बैक्टीरिया में भी वही होता है। इसी वजह से इसको हम कंसीडर करते हैं, ये जो हाइपोसिस है एंडोसिम्बियोंट हाइपोसिस, वो इन्हीं बेसिस की वजह से हम इसको कंसीडर करते हैं। ये उसने कैल्विन साइकिल को ड्रा किया हुआ है, उसमें एक उसने बॉक्स को खाली छोड़ दिया है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि रुबिस्को किस चीज़ को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता करता है, जो बाद में 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है और बाद में ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब ये ग्लिसरैल्डिहाइड कौन सी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट होता है जो बाद में रुबिस्को की मदद से 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। तो रुबुलोस बिसफॉस्फेट RUBP जो होता है वो इधर प्रेजेंट होता है, जो बाद में रुबिस्को की मदद से कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। 68 एमसीक्यूज की अगर बात करें, द लार्ज लिम्फ वेसल अल्टीमेटली फॉर्म लेयर लिम्फ डक्ट विच ड्रेन्स इट्स लिम्फ इनटू सबक्लेवियन वेन। अच्छा, जो लार्ज लिम्फ वेसल्स होती है वो क्या करती है, वो अपने लिम्फ को सबक्लेवियन वेन में फेंक देती है, जो बाद में वेना कैवा से हार्ट की तरफ चला जाता है। उसके बाद जीरोफाइट्स हैव स्मॉल थिक लीफ। अच्छा, जीरोफाइट जो होते हैं वो इस कंडीशन में होते हैं कि उनके पास वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो उनके जो लीव्स होंगे वो थिक होंगे, और उनकी वजह क्या होगी कि पानी को लॉस को वो कम कर सकें बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया। तो ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद पैसिव प्रोसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल सरफेस मेम्ब्रेन आर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और जो ओस्मोसिस हैं वो दोनों पैसिव प्रोसेस हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी चीज़ की मूवमेंट के लिए। उसके बाद ड्यूरिंग G2 फेज, G2 फेज के दौरान क्या होता है, अच्छा G2 फेज के दौरान जो एनर्जी स्टोर्ड फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट एंड माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन ट्यूबुलिन्स आर प्रोड्यूस। अच्छा, इसमें क्या होता है, ट्यूबुलिन वगैरह प्रोड्यूस होती हैं ताकि जो उसके बाद G2 फेज के बाद अगला माइटोटिक फेज है उसमें जो सेल है वो डिवाइड कर सके। तो डिवीजन के लिए जो नेसेसरी एंजाइम्स वगैरह होते हैं, एनर्जी होती है, और जो ट्यूबुलिन होती है प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं माइटोटिक ट्यूबुलिन, जो बाद में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं जिनसे फर्दर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं और क्लीवेज फरो वगैरह बनता है। तो ये सारी प्रिपरेटिव फेज है। उसके बाद ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ऑफ द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज ड्यू टू। अच्छा, जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं, एक तो आपकी जो डायफ्राम के मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो लेस डोम शेप हो जाता है। उसके बाद आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं रिब्स के दरमियान वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स को अपवर्ड और फॉरवर्ड पुल करते हैं, जिसकी वजह से जो स्पेस क्रिएट हो जाती है। अब बेस्ट अगर कंडीशन देखें तो इसमें द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ डायफ्राम। 73 एमसीक्यूज की बात करें, अगर अ स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मिस्टेकनली engulfed the toxic compound A, which was potent inhibitor of certain enzyme. He was immediately brought to hospital where doctor injected
इंट्रावेनसली सब्सट्रेट बी टू मिनिमाइज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ए। अच्छा, उसने कोई इफेक्ट ए केमिकल उसको इनगल्फ कर लिया है, अब वो इनहिबिट कर दिया एंजाइम को उसने। अब डॉक्टर के पास लाया गया, उसने कोई दूसरा उसकी वेन्स में इंजेक्ट किया है कोई सब्सटेंस जिसको सबस्ट्रेट वो बी था। अब द ट्रीटमेंट मेथड शो डैट कंपाउंड ए वाज, अब कंपाउंड ए वाज कम्पिटेटिव रिवर्सिबल। अब देखें, सबस्ट्रेट उसने इंक्रीज किए हैं, सबस्ट्रेट के इंक्रीज करने से मुराद क्लियरली वाजे है कि जो जब सबस्ट्रेट इंक्रीज किए हैं तो वो जाके उन्होंने ज़्यादा सबस्ट्रेट होने की वजह से उन्होंने एक्टिव साइट को खाली करवाया है। तो ये कंडीशन कम्पिटेटिव इनहिबिशन में आती है और रिवर्सिबल। अगर इरिवर्सिबल आता तो सर्वाइवल इम्पॉसिबल था। उसके बाद विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसक्राइड, डाइसक्राइड की एग्जाम्पल में लैक्टोज इधर बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप सुक्रोज वगैरह भी इसकी एग्जाम्पल में आता है। अगर स्टार्च की बात करें तो वो स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड्स हैं और फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है। इधर लैक्टोज ही है जो ओलिगो या डाइसेक्राइड है। इन ग्लाइसिन आर इज रिप्लेस विद हाइड्रोजन, जो आर ग्लाइसिन में हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है। उसके बाद अगर 76 एमसीक्यूज की बात करें, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल corresponds to the sequence of nucleotide on messenger RNA for that protein. If reading frame from messenger RNA of a human protein is 993 nucleotide including stop codon at the end, how many amino acids would be incorporated on polypeptide chain? अच्छा जी, इनमें जो 993 में जो लास्ट 3 हैं वो तो सिंपली स्टॉप कोडोन है, उनकी जगह कोई अमाइनो एसिड नहीं लगेगा। बाकी बचे 990। आप 990 को 3 पे डिवाइड करें तो 330 ऑप्शन आएगा, वो बताएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर होते हैं एक अमाइनो एसिड के लिए। तो अब जो 990 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 330 अमाइनो एसिड को ही की पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ए बी आपको पता है, ए बी में एक आई ए होता है और एक आई बी होता है, तो दोनों अपना कंप्लीट इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, तो इसे कहते हैं कोडोमिनेंस। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन पेरेंटल डीएनए वुड बिकम कंप्लीटली डिस्पर्स्ड एंड that each strand of all the daughter molecule would be a mixture of old and new DNA. This is called, अच्छा आपने अगर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के जो 3 मॉडल हैं उनमें पढ़ा था डिस्पर्सिव मॉडल था और कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव आइडिया। इसमें बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट शो करती है कि ये डिस्पर्सिव आइडिया था, जिसके मुताबिक जो न्यू और जो पुराने डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर एक नया डॉटर न्यूक्लियोटाइड 2 डिफरेंट डीएनए के मॉलिक्यूल बना देते हैं। लेकिन अगर हम फर्दर ऑब्जर्वेशन की तरफ देखें, मेसन स्टार्स एक्सपेरिमेंट्स को देखें, तो हमें पता चलेगा जो सेमी कंजर्वेटिव आइडिया है वो बेस्ट था, वो मॉडल दुरुस्त साबित हुआ। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। आपने स्मूथ, अगर रफ की बात करें वो प्रोटीन सेंसिस में, लेकिन अगर स्मूथ की बात करें डिफरेंट उनके फंक्शन थे, जिनमें इम्पल्स ट्रांसमिशन, कैल्शियम आयन स्टोरेज वगैरह, डिटॉक्सिफिकेशन था। उनमें एक फंक्शन ये भी था कि ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। उसके बाद अमंग फॉलोइंग डैश एंजाइम इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी HIV। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है क्योंकि उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो RNA की फॉर्म में होता है। अब जब वो ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है, सेल में एंटर होता है, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो क्या करेगा, उसके RNA के मॉलिक्यूल को DNA में कन्वर्ट कर देगा, जो बाद में बॉडी के DNA के साथ मिलके बॉडी के DNA को तबाह करेगा और फर्दर अपना प्रोसीजर करेगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी MD-CAT के पुराने पेपर्स को रिव्यू कर सकें और इनमें डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आइडिया ले सकें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जो नई आने वाली प्रैक्टिस वीडियोस हैं और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है एमडी कैट के हवाले से या दूसरी एजुकेशनल न्यूज़ हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।